बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएम में, जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिविडेंड क्या है और उसके बाद फिर उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो भी हमारे शेयर्स होल्डर होते हैं, जो कंपनी में अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, ओनर्स जो हमारे पास हैं बिजनेस के, वो ओनर्स जब अपना पैसा कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो एक एक्सपेक्टेशन से कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन ये है कि उनको इसका एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट उनको एक अच्छा स्वेटेबल अमाउंट लाजमी तौर पे कंपनी की तरफ से एज अ प्रॉफिट मिलेगा, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कंपनी अर्न करने के बाद अपने ओनर्स, अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। देखिए कंपनी क्या सोचती है, कंपनी सोचती है अगर हमने अर्निंग जो की है, अगर वो सारी ही अर्निंग हम ओनर्स को दे देंगे तो हमारे पास जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएगी, हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि जितना ग्रो किया वो सारा ओनर्स को दे दिया। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है कि हमने ओनर्स को भी प्रॉफिट देना है, लेकिन कंपनी का फ्यूचर भी देखना है। फ्यूचर में ग्रो करने के लिए कंपनी को कुछ प्रॉफिट अपने पास स्टोर करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि कंपनी क्या पॉलिसी बनाती है कि जो अर्निंग हुई है उसमें से कितना अमाउंट दिया जाए और कितना अमाउंट प्रॉफिट का अपने पास स्टोर किया जाए। ठीक है, अगर हम सारा अमाउंट स्टोर कर लेते हैं अपने पास, प्रॉफिट का सारा अमाउंट रिटेन कर लिया, जिसको आप रिटेन अर्निंग भी कहते हैं बेसिकली, अगर सारा अमाउंट आप अपनी अर्निंग को रिटेन कर लेते हैं तो फिर आपकी ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से और अच्छी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने सारे प्रॉफिट रख लिया अपने पास, वही सारा प्रॉफिट जो कमाया बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जो ओनर्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो ओनर्स हैं उनको कुछ भी अमाउंट नहीं मिल रहा, बट उनकी कंपनी की ग्रोथ हो रही है। और अगर हम बिल्कुल उसकी एक इन्वर्स एग्जांपल ले लें कि अगर हम जितनी अर्निंग की वो सारी अर्निंग एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और उनको सारा प्रॉफिट दे दें, तो वो तो बहुत खुश हो जाएगी और उनके पास ज़्यादा अमाउंट जा रहा होगा। लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ने जो अर्न किया वो सारा का सारा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अपने पास अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ आनी थी, अपने आप को जो ग्रो करना था, उसके लिए कुछ भी अमाउंट नहीं रखा, ना कोई इमरजेंसी केस के लिए अमाउंट रखा। तो ये दोनों एक एक्सट्रीम कंडीशन है और ये नहीं हो सकता, कोई भी कंपनी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। ना तो वो सारा अमाउंट रिटेन कर सकते हैं, ना वो सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके दरमियान में ही कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, तो वो अमाउंट यानी वो पॉलिसी जिस पॉलिसी के ऊपर दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हों, आपकी कुछ अर्निंग्स भी आपके पास स्टोर हो रही हों और डिविडेंड्स भी शेयर होल्डर को दिया जा रहा हो, तो उसके लिए हमने ये चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। अब डिविडेंड पॉलिसी के अंदर हमारे पास एक थ्योरी है, थ्योरीज हैं बल्कि 3 हमारे पास। ये तीनों थ्योरीज हमें आइडिया देती हैं कि किस तरह अपनी पॉलिसी को सेट किया जाए। सबसे पहली जो इसमें थ्योरी है वो है MM थ्योरी। MM स्टैंड्स फॉर मिलर एंड मॉडिग्लिनी। मिलर और मॉडिग्लिनी ये 2 लोग थे जिन्होंने मिलकर ये पॉलिसी बनाई है। इसको एक तो MM थ्योरी के नाम से भी कॉल किया जाता है, दूसरा इसको इररेलेवेंसी थ्योरी भी कहते हैं। इररेलेवेंसी थ्योरी इसका नाम इसलिए रखा गया कि ये थ्योरी कहती है कि आपको कितना डिविडेंड देना है या कितना अमाउंट रिटेन करना है, इससे कोई रेलेवेंसी नहीं है। स्टॉक प्राइस के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जितना चाहे डिस्ट्रीब्यूट करें, जितना चाहे रिटेन करें, इसका कोई इम्पैक्ट किसी चीज़ के ऊपर नहीं आएगा। ये इररेलेवेंसी थ्योरी है। इन थ्योरीज की मैं बहुत डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये थ्योरीज आपके पास एक जनरली ओवरव्यू के तौर पर आती हैं। इसको आप चाहें तो बुक से बहुत डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में हम इसको डिटेल की बात कर सकते हैं। लेकिन इररेलेवेंसी थ्योरी क्या कह रही है कि आपको जो है वो इसके लिए बहुत कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई इंटरेक्शन ही इररेलेवेंसी है। यहाँ पर आपको कोई इसके लिए स्पेशल एफर्ट्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही। जितना चाहे डिविडेंड दें और जितना चाहे रिटेन करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टॉक के प्राइस पर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, 2 चीज़ों पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। बर्ड इन हैंड थ्योरी कहती है कि आपने प्रेफरेंस किसको देनी।
आप यहाँ अगर मैं देखूँ तीसरा टैक्स प्रेफरेंस, इसके नाम से जाहिर है ये कहता है कि टैक्स को प्रेफरेंस देती है। और बर्ड इन हैंड और टैक्स प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। बर्ड इन हैंड थ्योरी कहती है कि आपको डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए और रिटेन कम करना चाहिए। बर्ड इन हैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड दिया जाए और रिटेन कम किया जाए। अच्छा, और टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी का उल्टा है। टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी कहती है कि कम से कम डिविडेंड दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन किया जाए। अच्छा, अब इसका नाम टैक्स प्रेफरेंस क्यों रखा गया, एक जर्नल रिव्यूज का ले लेते हैं। अगर आपने कम अमाउंट डिविडेंड के तौर पे दिया और रिटेन ज़्यादा कर लिया, तो ज़्यादा रिटेन करने की वजह से कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ेंगे और उस पर आपको आपके जो शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं उससे कैपिटल गेन होना शुरू हो जाएगा। कैपिटल गेन के ऊपर कंपनी को जो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो वो उसका रेट बहुत कम होता है। लेकिन जो डिविडेंड अगर मिलता है किसी को, उसके ऊपर जो टैक्स दिया जाता है उसका रेट बहुत हाई होता है। तो ये कहते हैं टैक्स को प्रेफरेंस दें, अपना टैक्स बचाएं। तो आपको क्या करना चाहिए, कैपिटल गेन की तरफ जाना चाहिए। कैपिटल गेन कब होगा, जब आप अर्निंग को रिटेन ज़्यादा करेंगे। तो ये थ्योरी कहती है कि आपने रिटेन ज़्यादा करना है, डिविडेंड कम देना है। बर्ड इन हैंड कहती है डिविडेंड ज़्यादा देना है, रिटेन कम करना है। और एमएफ थ्योरी कहती है कि जो मर्जी चाहे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीनों पॉलिसीज आपके सामने मौजूद हैं, तीनों के अपने कुछ फायदे और नुकसान हैं और इन्होंने इन पे कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है इन तीनों की पॉलिसीज के ऊपर। तो वो फिर बहुत डिटेल के अंदर बुक के अंदर आपके पास थ्योरीज मौजूद हैं, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। पेमेंट प्रोसीजर के ऊपर बात करते हैं कि जब हम पॉलिसीज को सेट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस ये हैं कि आप एक प्री डिटरमिन्ड रेट बना सकते हैं डिविडेंड का, कि कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना रिटेन करना है, इस बात का पहले से ही तयन कर लिया जाए। अभी कमाया नहीं है, अर्निंग हुई नहीं है, लेकिन प्री डिटरमिन्ड पहले से तयन किया हुआ कि जो भी कमाएंगे उसमें से इतना इसको दे देंगे और इतना हम रिटेन करेंगे। रेसिडुअल डिविडेंड रेट क्या कहता है, रेसिडुअल डिविडेंड का मतलब है बचा हुआ डिविडेंड। वो ये कहते हैं कि पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करो, पहले कंपनी की ज़रूरियात को पूरा करो। कंपनी की ज़रूरियात से मुराद ये कि कंपनी अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है तो पहले उस इनकम में से वो प्रोजेक्ट्स वगैरह के पैसे निकाल लिए जाएं, उसके बाद जो डिविडेंड बचेगा वो ओनर्स को दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपनी ज़रूरियात ही देखी जा रही, ओनर्स को जो देना है प्री डिटरमिन है, वो पहले से ही तयन है और उतना हर हाल में आप देना है, और बाकी जो बचेगा उससे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। और इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, पहले रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती हैं कंपनी की, जो बचता है वो ओनर्स को दे दिया जाता है। देखें, जो सेकंड वाली पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंदर फायदा क्या होता है, इस पॉलिसी का फायदा ये कि जब आप अपने प्रोजेक्ट्स जो आपने नए शुरू करने हैं वो अपनी अर्निंग से ही पूरे कर दिए और जो बचा हुआ डिविडेंड ओनर्स को दे दिया, तो आपको नए ओनर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको फंड्स अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास अर्निंग जो है वही सारे आपके अरेंजमेंट्स को पूरा कर रही है, जो बच रहा है वो ओनर्स को दे रहे हैं। लेकिन अगर ये पहला वाला केस है प्री डिटरमिन्ड, इसमें से अगर आपने कुछ कमाया और कमाने के बाद ओनर्स को प्री डिटरमिन्ड है कितना देना है, अगर आपने 100 रुपए में से 50 रुपए ओनर्स को दे दिए और 50 रुपए अपने कंपनी के लिए रखे, लेकिन कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 80 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, तो 50 रुपीज ही आपके पास अवेलेबल होंगे। 30 के लिए अब आपको लाजमी तौर पर आउटसाइडर्स के पास जाना पड़ेगा, नए शेयर्स को इशू करना पड़ेगा और वहां से फंड्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉलिसी में हम जहन बना लेते हैं कि फिर हमें आउटसाइडर्स पे जाना पड़ सकता है, हमने कंपनी से बाहर फाइनेंसिंग अरेंज करने के लिए हो सकता है जाना पड़े, लेकिन यहाँ नहीं जाना पड़ता। इसके अंदर तो आपने अगर 100 रुपए कमाए और 80 के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो पहले 100 रुपए में से 80 रुपए निकाल दिया आपने, जो 20 रुपए बचे वो ओनर्स को दे दिए, तो इसलिए इसका नाम रखा रेसिडुअल डिविडेंड, बचा हुआ डिविडेंड, जो बचेगा वो दे दिया जाएगा। अच्छा, डिविडेंड जितना हम देते हैं उसका एक रेट बनाने का फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं DPO रेशियो। DPO रेशियो का मतलब है डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि डिविडेंड पे कितना किया जा रहा है। और डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालने का आपके पास फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम। आपने डिविडेंड कितना दिया है और अर्निंग कितनी की थी, नेट इनकम आपको नीचे रखनी होगी
होती है और उसमें से जो डिविडेंड्स आप पे कर रहे हैं वो आपने ऊपर रखने होते हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि हमने जो पे आउट किया उसका रेशियो कितना था हमारी अर्निंग के अंदर, और बाकी का जो रेशियो है डेफिनेटली वो आपने रिटेन किया होगा। और अगर हम एक और रेट में बात करें, आर रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट आपने अपने पास बचा के रख लिया, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो उसके लिए आपके पास क्या है, रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय नेट इनकम। जो प्रॉफिट आपने रिटेन किया उसको टोटल अर्निंग पे डिवाइड करा दें तो रिटेंशन रेट आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेट इज इक्वल्स टू 1 होता है। इन दोनों को मिलाकर आपके पास 1 बनता है। अगर आपने फर्ज करें कि रिटेंशन रेट आपका आ रहा है 0.4 और डिविडेंड पे आउट आ रहा है 0.6, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर बात कर लें तो ये 60% है और ये 40% है, और 1 का मतलब 100% है। यानी जो 100% प्रॉफिट है उसमें से 60% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 40% कंपनी ने अपने पास रिटेन कर दिया। तो अब ये जो दोनों के रेट्स हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कितना रिटेन कर रहे हैं, वो इन दोनों पेमेंट पॉलिसी से आएगा। प्री डिटरमिन में ये रेट्स पहले से डिसाइडेड होंगे और रेसिडुअल डिविडेंड में ये रेट्स बाद में बनाए जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि कितना रेट तय होगा। वो जो बचेगा तो मिलता है, तो उसके बाद में उसका रेट आपको बनाना पड़ता है। तो रेसिडुअल डिविडेंड के अंदर हमें कुछ फॉर्मूला यूज करना होता है, वो देख लेते हैं। रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन है। इसमें हमें सबसे पहले रेसिडुअल डिविडेंड कैलकुलेट करना होता है कि रेसिडुअल डिविडेंड कितना है। रेसिडुअल डिविडेंड हमें निकालना है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे और वो फॉर्मूला है नेट इनकम माइनस इक्विटी रिक्वायर्ड फॉर न्यू प्रोजेक्ट। इक्विटी रिक्वायर्ड फॉर न्यू प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि जो न्यू प्रोजेक्ट आप शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, कितना ओनर से कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, वो इक्विटी रिक्वायर्ड फॉर न्यू प्रोजेक्ट कहलाती है। अब जितना भी अमाउंट नए प्रोजेक्ट के लिए ओनर से रिक्वायर्ड है वो सब कवर किसमें से करना है, नेट इनकम में से। तो अगर नेट इनकम में से हम इक्विटी की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लें तो जो बचेगा वो रेसिडुअल डिविडेंड होगा। अब सवाल ये है कि नेट इनकम तो चले आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि कंपनी ने कितनी अर्निंग की है, लेकिन जो इक्विटी रिक्वायर्ड है नए प्रोजेक्ट के लिए वो कैसे कैलकुलेट होगी, उसके लिए आपको इसका एक फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ कि नेट इनकम माइनस इक्विटी रिक्वायर्ड फॉर न्यू प्रोजेक्ट का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कि प्रोजेक्ट कितने का है ये पता होना चाहिए, उसकी कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय ई आर। ई आर क्या है, बेसिकली इक्विटी रेट है। इक्विटी का रेट कितना है, इक्विटी का रेट क्या होता है कि आपने फर्ज कीजिए कि एक प्रोजेक्ट है 10,000 का जो स्टार्ट किया है। कंपनी की एक पॉलिसी है कि जो भी आपने प्रोजेक्ट शुरू करना है उसमें लाजमी तौर पर आपने कॉम्बिनेशन बनाना होगा डेट और इक्विटी का। आपके पास अगर पूरा फंड भी अवेलेबल हो तो आप 100% इक्विटी यूज नहीं करते, यानी सारा अमाउंट ओनर से नहीं लगवाते, डेट जरूर उसमें यूज करते हैं, कर्जे का पोर्शन भी होता है, कुछ ओनर लगाता है। तो फर्ज कीजिए 10,000 में आपने सोचा है कि 3,000 हम लोन लेंगे और 7,000 ओनर से अरेंज करेंगे। तो इस टोटल प्रोजेक्ट के अंदर टोटल इक्विटी में आपको 3,000 अरेंज करने हैं डेट के जरिए और 7,000 अरेंज करने हैं इक्विटी के जरिए। तो अगर मैं इनके रेट्स बनाऊं तो क्या रेट बनेंगे, 3,000 डिवाइडेड बाय 10,000 और 7,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो 3,000 को 10,000 पे डिवाइड कराएं तो ये 30% बनता है।
और 7,000 को 10,000 पे डिवाइड कराएं तो ये 70% बनता है। इसका मतलब 100% अगर प्रोजेक्ट कोई स्टार्ट करना है तो उसमें मैं 30% तो डेट लूंगा और 70% जो है वो ओनर से अरेंज करूंगा। तो 30% इस वक्त आपका डेट रेशियो है कि आपने कर्जा इसमें कितना लेना है, और 70% आपका इस वक्त इक्विटी रेशियो है कि ओनर से कितना अरेंज कराना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देखिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो कि इस एग्जांपल में 10,000 थी और मल्टीप्लाई इक्विटी रेशियो जो कि इस एग्जांपल में 70% आ रही है। तो अगर हमारी बिजनेस की नेट इनकम फॉर एग्जांपल इस बार 9,000 रुपीस की हुई है, तो नए प्रोजेक्ट की कॉस्ट हमारी 10,000 है, इक्विटी का रेशियो के ओनर से हमें अराउंड 70% अरेंज करना है। तो 10,000 का 70% अगर ओनर से अरेंज करना है तो इसका मतलब मुझे 7,000 की रिक्वायरमेंट है ओनर से। तो ओनर्स को अगर 7,000 इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने हैं तो हम कहीं बाहर से पैसा नहीं मंगवाएंगे, हमारे पास 9,000 की इनकम इस ईयर की अवेलेबल है, हम इस 9 में से ही 7 को पूरा फंडिंग करेंगे इसकी और हमारे पास बचेंगे 2,000। तो ये 2,000 आपका रेसिडुअल डिविडेंड है, यानी ये डिविडेंड आपके पास बचा है जो आप अपने ओनर्स को दे सकते हैं। अब अगर इस रेसिडुअल डिविडेंड का रेट मुझे बनाना हो तो डीपीओ रेशियो बनाने का फॉर्मूला कि डिविडेंड जो मैंने दिया है वो कितने परसेंट बन रहा है, फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम। डिविडेंड आपके पास 2,000 के हैं और नेट इनकम जो है वो आपने अर्न की थी 9,000, यहां पर जो मैंने 9,000 रखा था। तो अगर हम 2,000 को 9,000 पे डिवाइड करा दें तो और परसेंटेज बना दें तो ये 22.22% बन जाएगा। इसका मतलब कि हमने ओनर्स को इस साल के प्रॉफिट में से 22.2% का डिविडेंड दिया है, बाकी सारा प्रॉफिट हमने इन्वेस्ट कर दिया कंपनी के नए प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये बेसिकली आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो बन रहा है। अगर फर्ज कर लीजिए इसी के अंदर कि हमारे पास प्री डिटरमिन्ड पॉलिसी चल रही है। प्री डिटरमिन्ड पॉलिसी का मतलब क्या होता है? प्री डिटरमिन्ड पॉलिसी का मतलब ये होता है कि पहले से ही रेट के तयन हुए हैं कि कितना ओनर को देना है और कितना जो है आपके पास रिटेन करना है। रिटेन फर्स्ट करें 60% आपने ओनर को दे देना है, 40% आपने रिटेन करना है। तो अगर हमने इतना बड़ा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बाकी रिटेन करना है, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसी एग्जाम्पल के अंदर अगर हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं 10,000 का, तो अब कैलकुलेशन कैसे हो सकती है वो कैलकुलेशन मैं आपको यहां बताता हूं। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमने निकालना होगा अवेलेबल इनकम। अवेलेबल इनकम का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास कितनी इनकम अवेलेबल रह जाएगी। अवेलेबल इनकम को निकालने का फॉर्मूला है नेट इनकम 1 माइनस डीपीओ रेशियो। अब नेट इनकम अगर आपने 9,000 की अर्न की है और डीपीओ रेशियो आपका 60% है, 60% आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 0.60 आपने लेस कराना है। 60% मतलब 0.60 है। 1 में से 0.60 माइनस कराएं तो 0.40 आएंगे। इसको 9,000 से मल्टीप्लाई करा दें तो 3,600 मिलेगा। इसका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद डिविडेंड आपके पास जो अमाउंट अवेलेबल है वो सिर्फ 3,600 का इनकम में से। अब अगर आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जा रहे हैं और उस पे ओनर का अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो आपके पास जो ओनर की पहले से अवेलेबल इनकम है वो सिर्फ 3,600 है। अब आप जरा यहाँ ये देखिए कि हमने इस एग्जांपल में भी देखा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट थी 10,000 और ओनर का जो रेशियो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर वो 70% है। ओनर ने हर हाल में 70% अमाउंट इस प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूट करना है। तो इक्विटी रिक्वायर्ड टोटल इक्विटी रिक्वायर्ड फॉर न्यू प्रोजेक्ट
नए प्रोजेक्ट के लिए जो इक्विटी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, उसका फॉर्मूला मैंने अभी भी आपको बताया था, और वो फॉर्मूला आपके पास था कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी रेशो। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट थी 10,000 और इक्विटी का रेशो है 70%। इसका मतलब 7,000 रुपीज जो है वो टोटल इक्विटी रिक्वायर्ड है। अब अगर आपको 7,000 इस प्रोजेक्ट में ओनर से फाइनेंसिंग करवानी है तो आप लेस करवा दें इसमें से अवेलेबल इनकम। अब अवेलेबल इनकम आपके पास कितनी है, 3600। 7,000 की जरूरत है ओनर से पैसों की, 3600 उनके कंपनी के अंदर ही अवेलेबल है, नेट इनकम बची हुई है, इसमें से ये लेस करवा दें तो रिमेनिंग 3,400 जो है इसके लिए लाजमी तौर पर आपको बाहर जाना होगा, नए शेयर इशू करने होंगे, नए ओनर्स बनाने होंगे, तो इसको हम लिखेंगे एक्सटर्नल इक्विटी रिक्वायर्ड। अब ये वो इक्विटी आ गई जो अब हमें एक्सटर्नली अरेंज करनी होगी, नए शेयर्स इशू करके ही इस अमाउंट को अरेंज किया जाएगा। अपनी इनकम में से अब हम इससे ज़्यादा इसको कवर नहीं कर सकते, तो ये एक्सटर्नल इक्विटी की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो डिविडेंड पॉलिसी हमने डिस्कस की कि रेसिडुअल डिविडेंड हो तो किस तरह सॉल्व होता है, प्री डिटरमिन हो तो किस तरह से सॉल्व होता है। ये जो सोल्यूशन है ये रेसिडुअल डिविडेंड का है और ये जो सोल्यूशन है ये प्री डिटरमिन का है। तो प्री डिटरमिन के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, रेसिडुअल डिविडेंड के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर कवर की, जिसके कुछ ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कभी कभी ज़रूर आ सकता है पेपर में, आपकी कोर्स का हिस्सा है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।